गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फिशर और स्टॉक कार्बीन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो फिशर कार्बीन है उसमें कार्बीन वाले कार्बन पे हेटेरो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सीजन या N नाइट्रोजन, इस तरह के OR या NR2 इस तरह के ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे। और जो स्टॉक कार्बीन है उस पर ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट होता है, R और H। आज अपन देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले हम फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस के फिशर कार्बीन मेटल कॉम्प्लेक्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहली जो प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम मेटल कार्बन, ये कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है CO5 क्रोमियम C ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं CH3 Li के साथ। ओके, तो यहाँ पे ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ये जो माइनस है ये यहाँ अटैक करेगा और ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे। तो देखो क्या बनेगा, CO5 क्रोमियम C डबल बॉन्ड O और यहाँ लग जाएगा ये लिथियम नेगेटिव के साथ और इधर क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। ये हो गया। ओके, अब क्या करेंगे? ओके, अब क्या है, आपको पता होगा क्रोमियम जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5 4s1। ठीक है, तो आप जब क्रोमियम में अपन D को फिल करें, मान लो ये 3d है, 1 2, ये 3d है, 1 2 6 इलेक्ट्रॉन है। देखो वैसे तो 6 है, 3d और 4s, क्योंकि कार्बोनिल जो होता है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी ये 6 इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए पेयर अप। और उसके बाद में 3d 4s और ये हो जाता है 4p, यही होता है। और ये जो 6 कार्बोनिल का जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें 6 लिगेंड लगे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दिए हुए होंगे, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, D2sp3 हाइब्रिडाइज हो गया। ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें क्रोमियम जो मेटल है उसमें क्रोमियम क्या है, D2sp3 हाइब्रिडाइज है। तो आप ये देखो यहाँ तो ठीक है, लिगेंड्स अपने इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन ये 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है मेटल के पास। तो मेटल क्या कर सकता है कि उसके पास जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको वो डोनेट भी कर सकता है। और आपको पता है हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस की। फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो वैसे ही जो उनके अंदर कार्बीन होता है वो कैसा होता है, सिंगलेट नेचर का होता है। और जो सिंगलेट कार्बीन है उसमें आपको पता हुआ है sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है उसके अंदर लोन पेयर होता है और pz जो होता है वो खाली होता है। लास्ट के लेक्चर में अपन ने यही पढ़ा था कि सिंगलेट कार्बीन क्या होता है। सिंगलेट कार्बीन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसमें लोन पेयर होते हैं और pz खाली होता है। तो ये जो मेटल है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन इधर देता है। तो उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, ये जो D के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन दिखा के और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहाँ पे बना सकते हो। ये देखो, अगर बात करें तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास अभी सिर्फ एक ही लोन पेयर था क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनी हुई थी। बाद में जब यहाँ पे अटैक किया तो एक लोन पेयर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे कितने लोन पेयर हो गए, एक ये और एक ये। एक तो ऑलरेडी था, एक इधर शिफ्टिंग से आया और अब जब ये इधर हुआ तो एक लोन पेयर और आ जाएगा। इस तरह से ये 6, 1 2 3 4 5 6। और आप चाहो तो इस लिथियम को यहाँ ना लगा के आप कह सकते हो कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस पे
जो लिथियम है वो किसके साथ लगा हुआ है, इस ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। समझ में आ रही है मेरी बात? देखो यहाँ पे आपको पता होगा कार्बोनिल में ये बॉन्ड बनने के बाद ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करता है कार्बन को कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, ठीक है, इस तरीके से। और इसके 8 हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इस तरह से कार्बोनिल बनाया था, तब तक एक ही लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास। फिर जैसे ही इसने यहाँ पे अटैक किया, ये इधर शिफ्ट हो गए तो 2 लोन पेयर हो गए, और फिर जब ये इधर की तरफ आए तो इस तरह से इस पे 3 लोन पेयर हो गए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से लोन पेयर की संख्या इस तरीके से आई। 2 नेगेटिव ना लिख के आप इस तरीके से, क्योंकि जब तक 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर तो वैसे भी ऑक्सीजन पे होते ही हैं, ठीक है। तो आप नेगेटिव ना लगा के इस तरह से ऑक्सीजन की संख्या बताइए, और नेगेटिव तब लगाओ जब ये 3 लोन पेयर हो जाए। जब ये जो मेटल की इधर जाएगी और इधर शिफ्ट होगी, तब आप नेगेटिव लगाओ कि एक लोन पेयर जो है वो बढ़ गया। अब ये आप कह सकते हो रेजोनेंस करवाने के बाद में फिर इसकी रिएक्शन आप कराओ मिथाइल आयोडाइड से। तो मिथाइल आयोडाइड में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आता है CH3 पे अटैक करता है और क्या निकल जाता है, I- निकल जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये CO5 डबल बॉन्ड CH3OCH। तो आप देखो ये बन गया मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स, मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स, ओके। और फिशर कार्बीन कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये जो कार्बीन है इस पे कार्बीन वाले कार्बन पे एक जो ग्रुप लगा हुआ है वो कैसा है, हेटेरोएटम, और ये देखो मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो ये अपन ने प्रिपरेशन की मेटल कार्बोनिल से, तो इसको आप समझ के ही करें। पहले कार्बोनेट बना के ये ऑर्गेनोलिथियम का अटैक कराओगे तो कार्बन पे अटैक करेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएंगे। फिर ये जो क्रोमियम के d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनको इस तरह से शिफ्ट करके रेजोनेंस दिखाओ, और फिर ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को इस पे अटैक करके ये कॉम्प्लेक्स बनाओ। तो ये हो गया मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिशर कार्बीन की अपन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहला अपन ने किया फ्रॉम मेटल कार्बोनेट। दूसरा अपन करेंगे साइनाइड के कॉम्प्लेक्स से। तो दूसरी जो प्रिपरेशन है वो अपन करेंगे फ्रॉम साइनाइड या आइसोसाइनाइड, दोनों से हो सकती है। मैं आपको साइनाइड का एग्जांपल बता रही हूँ। ये CnCl, यहाँ पे अपन ट्राइएथाइल फॉस्फीन ले लेते हैं, और ये अपने पास जो लिगेंड है वो हो गया साइनाइड, जिसके साथ ये फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसको अगर मैं खोल के लिखूं तो आप देखो साइनाइड होता है C ट्रिपल बॉन्ड N, और ये इधर से कोऑर्डिनेट होता है, तो ये सिग्मा बॉन्ड तो बनी भी है, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी हट चुकी होगी क्योंकि फिनाइल N से जुड़ा हुआ है, ओके। अब इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं किससे, इथाइल अल्कोहल से, ओके। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, इथॉक्सी आयन ETO-, ये क्या करेगा, ये यहाँ अटैक करेगा, तो ये इधर शिफ्ट होगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा, देखो PtClCl, यहाँ पे C, यहाँ पे लग जाएगा O80N, N नेगेटिव पे कौन चला जाएगा, H+ चला जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, और ये PH आ जाएगा, और ये क्या है P83। अब यहाँ पे भी तो प्लैटिनम जो है, क्योंकि एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, तो प्लैटिनम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो प्लैटिनम के इलेक्ट्रॉन इस तरह से इसके साथ क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बना लेंगे। आगे शिफ्टिंग के लिए कोई बॉन्ड है नहीं, तो कॉम्प्लेक्स कितना बन जाएगा, बस ये ClCl डबल बॉन्ड C OEP NH3H PEP, ये हो गया। और ये देखो ये जो कार्बीन का कॉम्प्लेक्स बना है इसमें हेटेरो एटम लगे हुए हैं, तो ये कौन सा कार्बीन हुआ, ये हुआ फिशर कार्बीन। थर्ड प्रिपरेशन जो है वो है फ्रॉम
इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन से। ठीक है, ये एक अपन एल्कीन लेते हैं इस तरह का, ये अपन एक एल्कीन ले लिया, इसकी रिएक्शन अपन कराते हैं मॉलिब्डेनम CO6 के साथ। तब देखो क्या होगा, जो मॉलिब्डेनम है उसके साथ एक कार्बोनिल जो है वो हट जाएगा और ये इसके साथ कार्बीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये आप ऐसे ही ध्यान रख लो सीधी। ओके, ये है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन के साथ प्रिपरेशन। ओके, फिर एक होती है फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है जब वो निकलता है तब प्रिपरेशन होती है मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स की, जैसे कि थर्ड है फ्रॉम एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। देखो जैसे मान लो कोई ये लिगेंड लगे हुए ये मेटल है, यहाँ पे ये कार्बन है, इस पे H है और ये ग्रुप्स लगे हुए। ठीक है, तो होगा क्या, मेटल के जो लोन पेयर है वो इधर शिफ्ट होंगे और इस H को रिमूव कर देंगे, तो भी मेटल के साथ दो कार्बन, मेटल के साथ कार्बन की डबल बॉन्ड बन जाएगी और इस तरह से मेटल कार्बन कॉम्प्लेक्स बन सकता है हाइड्रोजन निकल के। एक है फ्रॉम इंसर्शन ऑफ डायज़ोमीथेन। डायज़ोमीथेन आपको पता है CH2H2 होता है, CH2N2 होता है। ये जैसे मेटल ले लिया और इसकी रिएक्शन आपने ये डायज़ोमीथेन के साथ करा ली, तो डायज़ोमीथेन क्या है, इंसर्ट हो जाए। ओके, तो डायज़ोमीथेन जो है वो इस तरह से ये बना लेगा। होता क्या है आपको पता है, डायज़ोमीथेन की जब लाइट और थर्मल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो कार्बीन बन जाती है और वो कार्बीन जो है वो इससे इस तरह से जुड़ जाएगी और नाइट्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। तो ये है इंसर्शन ऑफ डायज़ोमीथेन से फिशर कार्बन की सिंथेसिस। ज़्यादातर इसमें जो ये अपन कॉम्प्लेक्स लेते हैं ये 16 इलेक्ट्रॉन का होता है और फिर यहाँ पे क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे, क्योंकि कार्बीन जो है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसलिए भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाती है क्योंकि एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जब उनकी डायज़ोमीथेन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो CH2 मतलब कार्बन के साथ बॉन्डिंग करके एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रिपरेशंस हो गई है। पहला मैंने बताया मेटल कार्बोनिल से, दूसरा साइनाइड से, तीसरा इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन से, चौथा ये एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन से और फिफ्थ ये डायज़ोमीथेन से। तो ये प्रिपरेशंस फिशर कार्बीन की बताई है, अभी तक मैंने श्रॉफ की नहीं बताई। अब मैं आपको फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस में ही उसकी स्ट्रक्चर और उसकी बॉन्डिंग के बारे में बताऊंगा। तो अब अपन देखते हैं फिशर कार्बीन जो है, फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। तो देखो इनमें ज़्यादातर कॉम्प्लेक्सेस में होता क्या है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ मेटल, ये मेटल के साथ इधर कार्बोनिल्स लगे हुए हैं, ठीक है, और यहाँ पे मान लो ये कार्बीन का कॉम्प्लेक्स बना हुआ। तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि ये जो कार्बीन है इन फिशर कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस में, वो कार्बीन कैसा होता है, सिंगलेट नेचर का होता है। सिंगलेट नेचर का मतलब ये है कि वो इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइज होता है, दोनों लोन पेयर एक में ही होते हैं। ये sp2 है और ये pz है जो कि क्या है, empty। ठीक है, तो होता क्या है कि सबसे पहले ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कैसे,
अपने इन लोन पेयर को देखें किसके साथ, मेटल के साथ। पहली चीज सिग्मा बॉन्डिंग इन लोन पेयर से होती है, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि होती कहाँ है, और ज्यादातर जो मेटल होते हैं, ज्यादातर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस, जो कार्बन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ज्यादातर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के साथ ही बनते हैं। तो ये जो मेटल होता है उसका जो ऑर्बिटल होता है वो ज्यादातर होता है D2sp3। जैसे अगर हम अभी कार्बोनिल्स की बात करें तो ये ऑर्बिटल कौन सा होगा, D2sp3। अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस में अगर स्क्वायर प्लेन है तो DsP2 भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं अगर कार्बोनिल्स जुड़े हुए हैं तो कार्बोनिल स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देते हैं, इनर D खाली हो जाता है, तो ज्यादातर D2sp3 बनाते हैं। तो ये जो कार्बीन है वो अपने sp2 ऑर्बिटल में जो लोन पेयर पड़े हैं वो डोनेट करता है मेटल के खाली D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि देखिए यहाँ 5 तो जुड़े हुए हैं और एक ये कार्बीन जुड़ गया, तो D2sp3 ऑर्बिटल में ये सिग्मा बॉन्ड बनती है। तो सबसे पहले तो आपने सिग्मा बॉन्डिंग के बारे में बताओ। दूसरी होती है, दूसरी जो चीज है वो है पाई बॉन्डिंग। पाई बॉन्डिंग देखो दो पॉसिबिलिटीज हैं पाई बॉन्डिंग की। एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये जो मेटल है इसके ऊपर क्या होते हैं, d ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, जो कि d ऑर्बिटल क्या है, जैसे कि अगर D2sp3 है तो आपको मैंने बताया था जो dxz, जैसे d ऑर्बिटल अगर हम बनाए 1 2 3 4 5, लास्ट वाले अपन मानते हैं वो होंगे dx² - y² और dz², और ये पहले तीन होंगे dxz, dyz और zx, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में अलोंग द एक्सिस लिगेंड अप्रोच करता है। आपने फाइनल ईयर में बीएससी फाइनल ईयर में पढ़ा हुआ है। तो ये बिटवीन द एक्सिस वाले यहाँ ये अलोंग लिगेंड यहाँ से आते हैं अलोंग द एक्सिस, तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं में तो होते हैं। तो ये जो मैंने बनाए है ना, ये आप कोई सा भी मान सकते हो, dxz मान लो या dyz मान लो। ये जो भरे हुए d ऑर्बिटल्स हैं मेटल के, वो क्या करना चाहते हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बीन को देते हैं ताकि मेटल के ऊपर ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना बने, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अगर मेटल के ऊपर बन जाती है तो भी मेटल अनस्टेबल हो जाता है। इसलिए मेटल अपनी थोड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस बैक डोनेशन करना चाहता है स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो मेटल अपने भरे हुए d ऑर्बिटल से इसके साथ क्या बना सकता है, इसके pz के साथ पाई बॉन्ड बनाता है, ठीक है। प्लस एक तो पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी ये होती है, प्लस यहाँ जो इस कार्बीन के साथ ये जो हेटेरो एटम्स लगे हुए हैं OR, जैसे कि यहाँ पे लगा हुआ है, इस OR की भी ये रहता है कि इस OR, क्योंकि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे दो लोन पेयर हैं और ये लोन पेयर जो है ये भी कॉम्पीट करते हैं कि ये पाई बॉन्ड बनाए इस pz के साथ। तो दोनों में कंपटीशन रहता है, मेटल भी कोशिश करता है इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने की, और ये इधर वाला जो हेटेरो एटम है वो भी इसके साथ पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। तो दो तरह के पाई बॉन्ड। और ये देखा गया कि सबसे पहला पॉइंट कि इन मेटल कार्बीन कॉम्प्लेक्सेस में जो कार्बीन का जैसे ये है, पहली बात ये प्लेनर होता है ना। दूसरी चीज जो मेटल कार्बन बॉन्ड है उसमें वो शॉर्ट लेंथ में शॉर्ट फीलिंग, इट मींस डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है। बट जो कार्बन और ऑक्सीजन विद इन द कार्बन जो CO बॉन्ड है वो भी सिंगल बॉन्ड के कंपैरिजन में उसकी लेंथ भी कम होती है। इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी है। तो आप ये तीनों चीजें बताएंगे कि पहली चीज जो ये मेटल के साथ ये जो कार्बन का ये जुड़ा हुआ है ये प्लेनर होता है, दूसरा मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है, तीसरा एक पॉसिबिलिटी इधर पाई बॉन्ड बनने की भी होती है। लेकिन आप ये देखो यहाँ ये अपना P और इसका P, ये भी 2P होगा और ये भी 2P, तो यहाँ बॉन्डिंग ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेरिजन टू यहाँ ये अपना क्या यूज कर रहा है 3D और P। तो D और P में इतनी अच्छी पाई बॉन्डिंग नहीं होती जितना P में होती है, तो इधर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्डिंग होती है मेटल के कंपैरिजन में। तो ये इस तरह की बॉन्डिंग आप फिशर कार्बन में बताओगे, ओके। और कई बार इस चीज को देखो रेजोनेंस से भी बताते हैं, जैसे मान लो रेजोनेंस से कैसे बताते हैं, जैसे आप यहीं पे देखो
ये जो दो पाई बॉन्ड्स हैं ये रेजोनेंस में भी कई बार हमको दिखती है। देखो जैसे मान लो ये है और ये OR, तो यहाँ जो लोन पेयर है वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पाई बॉन्ड बनाए तो ये वाली पाई बॉन्ड हट जाएगा। तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें यहाँ तो नेगेटिव आ जाएगा और ये वाली पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते रहते हैं जिसमें कभी मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड होती है और कभी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो अगले लेक्चर में अपन इसकी फिशर कार्बाइन की रिएक्शंस देखेंगे प्लस श्रॉफ कार्बाइन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे। ओके, थैंक यू।